हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी जेई 2024 के सीबीटी 2 के एग्ज़ाम के लिए। इससे पहले भी लास्ट टाइम हमने इस बारे में डिस्कशन किया था, बट उस टाइम जो है क्योंकि हमारे पास एग्ज़ाम डेट अनाउंस नहीं हुआ था, तो उस टाइम पे हमने ये अज्यूम किया था कि हमारे पास जो है 45 डेज़ का टाइम है और उसके अकॉर्डिंगली हमने जो है स्ट्रेटेजी प्लान की थी और फर्दर डिस्कशन किया था कि किस तरह से जो है हम अपनी स्टडीज़ को प्लान करें कि हम एक अच्छे लेवल के प्रिपरेशन पे पहुंच पाएँ। बट इस टाइम पे चीज़ें अलग हैं थोड़ी-सी, क्योंकि अब हमारे पास जो है हमारा एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो चुका है और हमें पता है कि हमारे पास अब कितना समय बचा है। ओवरऑल अगर बात करें तो हमारे पास कहीं न कहीं 1 महीने का समय बच रहा है और इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि इस 1 मंथ को आप किस तरह से यूटिलाइज़ करें, अपनी स्ट्रैटेजी किस तरह से प्लान करें, चीज़ों को किस तरह से प्रायोरिटी वाइज़ रखें आगे, सो दैट कि आपका जो अप्रोच है वो आपको सिलेक्शन दिला सके। ठीक है? तो ओवरऑल इस वीडियो में हम ये सभी चीज़ें जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो मेक श्योर करें कि आप वीडियो में एंड तक बने रहें, सो दैट कि आप जो है एक अच्छी स्ट्रैटेजी को प्लान कर सकें। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन। तो मेरा नाम बजरंगी गुप्ता है और मैंने इस साल एसएससी जेईई 2024 में सिविल इंजीनियरिंग से 77th रैंक हासिल की है। इसके अलावा मैंने इसरो टेक्निकल असिस्टेंट और सेल ओसीटीटी जैसे एग्ज़ाम्स भी क्लियर करके रखे हुए हैं। और प्रीवियस 1 साल से हम यूट्यूब पे जो है सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स के लिए बात करते हैं और डिस्कशन करते हैं कि किस तरह से हम स्टडी करें कि हमारा प्रिपरेशन और बेहतर बन सके। तो अगर आप भी सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट हैं और एजेई एग्ज़ाम्स को टारगेट कर रहे हैं, तो आप मेक श्योर करें कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, सो दैट कि आप भी हमारे साथ मिलकर अपने प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकें। तो चलिए बात करते हैं इस एग्ज़ाम के बारे में कि किस तरह से हम अपनी अप्रोच को रखें। तो सबसे पहले हम बात करें एग्ज़ाम डेट कब है, तो हम सभी अब तक तो आप सभी ने देख लिया होगा नोटिस कि एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो चुका है और 19 और 20 को जो है ये रखा हुआ है एग्ज़ाम। ओवरऑल अगर बात करें तो 1 महीने का समय है। 1 महीने भी हम काउंट नहीं करें, क्योंकि जो है हम सभी को पता है कि ये सीबीटी 2 जो होने वाला है वो कहीं न कहीं हमारे लोकेशन से थोड़ा-सा दूर होने वाला है इसका सेंटर। तो आपको ट्रैवल करने में भी टाइम लगेगा और इसके साथ-साथ जो है कुछ फेस्टिवल्स भी हैं इस बीच में, जो आपको थोड़ा बहुत डिस्टर्ब कर सकती हैं। अगर वो आपको नहीं भी करती तो आपके एनवायरनमेंट को करेंगी, जो इसका इफ़ेक्ट आप पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ज़रूर पड़ने वाला है। तो हम ये काउंट करके चलते हैं कि कहीं न कहीं हमारे पास 25 डेज़ का जो है टाइम है। आपको सबसे पहले ये बात करनी है कि इन 25 डेज़ को आपको किस तरह से यूटिलाइज़ करना है, किन-किन चीज़ों को प्रायोरिटी देनी है और किन-किन चीज़ों को प्रायोरिटी बाद में देनी है। क्योंकि कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम का जो है सबसे पहला अप्रोच यही होता है, सबसे पहली चीज़ जो आपको जाननी होती है, वो यही होती है कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है ना? क्या पढ़ना है इससे ज़्यादा ज़रूरी है ये जानना कि क्या नहीं पढ़ना है ना? ताकि आप अपना समय जो है फालतू चीज़ों पे बर्बाद ना करें, ठीक है? तो आपको पता होना चाहिए कि हमें किसे प्रायोरिटी देनी है, किस जगह पे जो है अपना टाइम इन्वेस्ट करना है, सो दैट कि हमें मतलब मैक्सिमम आउटपुट मिल सके। ठीक है? तो प्रायोरिटी वाइज़ एग्ज़ाम की बात करेंगे। इससे पहले मैंने जो वीडियो की बात की कि हमने प 45 दिन जो है अज़्यूम करके स्ट्रैटेजी प्लान की थी। अगर कोई दोस्त उसको भी फ़ॉलो करता है तो वेल एंड गुड, क्योंकि वो भी हमें बनाए करीब-करीब जो है मतलब हाँ 10 डेज़ हो गए, है ना? तो कहीं न कहीं बात करें तो वो अपने आप में कारीगर साबित हो सकता है, क्योंकि अगर अज़्यूम करें तो कहीं न कहीं 45 डेज़ ही हमें मिल रहे हैं उस मतलब उस टाइम पीरियड के हिसाब से। तो अगर कोई दोस्त उसे फ़ॉलो कर रहा है, तो आप ज़रूर से कर सकते हो और अगर अभी तक आपने नहीं देखा, तो आप ज़रूर से जाके देखें, क्योंकि वो कहीं न कहीं इसका पहला बेसिक वही है ना? इसका जो ये हम बात करेंगे इस प्रायोरिटी वाइज़ सिलेक्शन की या फिर जिस अप्रोच की, इस अप्रोच का जो बेस है वो वही है, ठीक है? फाउंडेशन वही है। तो आपको वो वीडियो जाके ज़रूर देखना है, चैनल पे पड़ा हुआ है, आप जाके ज़रूर से देखें, जिससे कि आप समझ सकें कि हाँ, किस तरह से आपको जो है दिनों को यूटिलाइज़ करना है, ताकि आप अच्छे से अच्छे आउटपुट तक पहुँच पाएँ। इसके बाद हम बात करेंगे कि ये जो 25 दिन बच रहे हैं, इसमें आपको किस तरह से प्रायोरिटी देनी है चीज़ों को, ठीक है? सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पे आपके पास मैं फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी और थर्ड प्रायोरिटी रखने वाला हूँ, ठीक है? फर्स्ट प्रायोरिटी आपको क्या देनी है, तो इस देखिए, मैं बता रहा हूँ ना, जो मतलब इससे पहले वाला वीडियो है वो आप ज़रूर से देखना इसको समझने के लिए, क्योंकि इसका जो बेस है वो वही है। तो वहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें हैं जो समझा के रखी हैं, जिसको यहाँ पे मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो आप मेक श्योर करें कि आप उसे देख के आएँ, ठीक है? तो फर्स्ट प्रायोरिटी की अगर बात करें, तो फर्स्ट प्रायोरिटी में आपको रखने हैं टेक्निकल सब्जेक्ट्स के रिवीजन शॉर्ट नोट्स के थ्रू,
ठीक है? क्योंकि अब 25 दिन बचे हैं, आप अगर नोट्स और मतलब जो आपके मतलब मेन नोट्स हैं, अगर उनसे आप पढ़ाई करोगे, तो कहीं न कहीं समय से लैग कर जाओगे आप, ठीक है? और चीज़ें कंप्लीट नहीं कर पाओगे एट टाइम। तो आप मेक श्योर करें कि आप अपने शॉर्ट नोट्स से जो है टेक्निकल सब्जेक्ट्स के रिवीजन शुरू कर दें और इनको पहली प्रायोरिटी दें, ठीक है? इनको कंप्लीट पहले करें क्योंकि हम सभी को पता है ओवरऑल जो है 150 क्वेश्चन में जो आपके 100 क्वेश्चन होने वाले हैं, वो आपके टेक्निकल के होने वाले हैं, है ना? तो ये ओवरऑल जो है कह सकते हैं कि आप मेन पोर्शन है, ठीक है? मेन पोर्शन है ये आपके एग्ज़ाम का, सबसे ज़्यादा मार्क्स इसी में आने वाले हैं आपके, ठीक है? इसके बाद हम बात करें तो सबसे पहले आपको ये कंप्लीट करना है और उसके बाद आपको कंप्लीट करना है आरआरबी जेईई के पीवाईपी। ये चीज़ें आपको पैरेलली लेके चलनी है, ठीक है? फर्स्ट प्रायोरिटी में आपको जो है टेक्निकल रिवीजन करने हैं फटाफट से, जो भी आपके पास शॉर्ट नोट्स बचे हुए हैं अपने सब्जेक्ट्स के। उसके बाद आपने जो आरआरबी जेईई के प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, ओवरऑल 4 सेट्स हैं, ठीक है? उसको आपको फटाफट से रिवाइज़ करने हैं, अगर आपने कर रखे हैं तो उनको रिवाइज़ करने हैं। और अगर आपने अभी तक नहीं रिवाइज़ किए, उनको नहीं देखा, तो उनको पहले से एक बार देख लेना है, क्योंकि ऑब्वियसली जो लास्ट ईयर का पेपर है वो कहीं न कहीं एक इम्पैक्ट डालेगा इस साल के पेपर पे भी। सीबीटी 1 वाले पेपर में भी आपको ये चीज़ देखने को मिली होगी, है ना? तो वो चीज़ आप पता कर लें और साथ ही साथ जो है सपोर्टिंग पोर्शन, उसे भी आप साथ में लेके चल सकते हैं। सपोर्टिंग पोर्शन कहने का मतलब ये है कि जैसा कि हम सभी ने बात किया कि 150 पेपर का 150 मार्क्स का जो है आपका पेपर होने वाला है। इसमें से 100 मार्क्स का आपका टेक्निकल हो जाएगा और 50 मार्क्स का जो है आपका नॉन टेक्निकल हो जाएगा, ठीक है? तो ये जो नॉन टेक्निकल वाला पोर्शन है 50 नंबर का, ये आपका सपोर्टिंग पोर्शन है ना? इससे आप बहुत ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बट इस 100 क्वेश्चन से आप बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल ये मेन पोर्शन है ना? मतलब आप कह सकते हैं कि मेजर पोर्शन है, ठीक है? तो मेजर पोर्शन भी है और साथ ही साथ टेक्निकल सब्जेक्ट्स में आपका ज़्यादा ग्रिप भी है, ठीक है? तो इसमें आप कोशिश करें कि आप मैक्स से मैक्स जो है मार्क्स को अचीव कर सकें, जिससे कि आपको सपोर्टिंग पोर्शन पे जो है ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? तो इसके साथ-साथ आप सपोर्टिंग पोर्शन जो आपके जो भी सपोर्टिंग पोर्शन आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करके रखा है, उसके लिए आप जा सकते हो, ठीक है? तो सबसे पहले आपको जो है, अगर मैं बात करूँ तो आपको रिवीजन पे ध्यान देना है, ठीक है? मतलब सबसे पहले आपको अपने कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देना है कि आपने जो भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ रखे हैं, जो भी फ़ॉर्मूलाज़ याद करके रखे हैं, जो भी सपोर्टिंग पोर्शन के फैक्ट्स याद करके रखे हैं, जो भी चीज़ें याद करके रखी हैं, वो चीज़ें आप पहले रिवाइज़ कर लें, ठीक है? मतलब कि आप सबसे पहले अपने बेस को एक बार चेक कर लें कि हाँ, मेरा बेस जो बना हुआ था वो सही से है कि नहीं है, ठीक है? उसके अकॉर्डिंग अपना स्ट्रैटेजी प्लान करें। तो सबसे पहली प्रायोरिटी यही है कि हम अपने बेस को चेक करेंगे। देन हम क्या करेंगे, देन सेकंड प्रायोरिटी ये है कि इसके बाद हम सेकंड प्रायोरिटी देंगे अपने मॉक टेस्ट एंड एनालिसिस को, एंड देन पीवाईक्यू, जो भी रिलेवेंट पीवाईक्यू हैं, जो भी आप प्रैक्टिस बुक सॉल्व कर रहे होंगे उनको। अब क्योंकि अगर आपने पिछले वाले वीडियोज़ को देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैं कई बार से आपको समझाते हुए आ रहा हूँ कि आप जो भी प्रैक्टिस बुक सॉल्व करें, वो पेंसिल लेके करें, और पेंसिल लेके करें और जो भी क्वेश्चंस आपको लगे कि हाँ, ये क्वेश्चंस अच्छे हैं, इन क्वेश्चंस को मुझे रिवाइज़ करने लायक हैं, उनको टिक करते हुए चलें। और जो क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ सकती, जो लगे कि ठीक है ये तो ईज़ी है, या फिर ये रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है, ये मुझे ऑलरेडी मेरे अंदर जो है बैठा हुआ है, ठीक है? तो उसको आप छोड़ दें, ठीक है? इससे होगा ये कि आप जो है जो जो सब्जेक्ट में जिस मतलब लेट्स से कि अगर कोई प्रैक्टिस बुक है और उसमें जो है बीएमसी के अगर 500 क्वेश्चंस थे और आपने टिक करने चालू किए इस तरह से, तो टिक करने लगे तो आपके कहीं न कहीं ये 500 क्वेश्चंस जो है घट कर के 200, या फिर हो सकता है कि 150 क्वेश्चन हो जाए, या फिर 300 क्वेश्चन हो जाए। तो ओवरऑल जो है कहीं न कहीं अगर आप 300 क्वेश्चन कर देते हैं टिक लगा करके, तो जो अगली बार आप रिवीजन करेंगे तो आपको सिर्फ़ ये 300 क्वेश्चन ही देखने होंगे। तो कहीं न कहीं आपने 200 क्वेश्चन का समय तो बचा लिया ना। तो ये चीज़ मैं कई बार से समझाते हुए आ रहा हूँ और आई होप कि आप लोग ये चीज़ें फॉलो कर रहे हों, है ना? क्योंकि ये चीज़ें जो है एट द एंड रिवीजन में बहुत काम आती हैं और मुझे भी बहुत काम आई हैं, ठीक है? तो आप ये काम करें, अपने जो भी पीवाईक्यूज़ रिलेवेंट प्रैक्टिस बुक सॉल्व की होगी, उसमें टिक लगा के रखा होगा, आपको उसे रिवाइज़ कर लेना है फटाक से। ऑब्वियसली समय ज़्यादा नहीं लगेगा, बट इसे कर लेना है, क्योंकि ये कहीं न कहीं आपको कॉन्फिडेंस दिलाने में कि हाँ, कि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करके रखे हैं, इतनी सारी चीज़ें मैंने करके रखी हैं, ये कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में बहुत कारगर साबित होता है। और साथ ही साथ जो है, जो भी मॉक टेस्ट आपने इससे पहले लगा रखे हैं, ठीक है? अब अंटिल दिस टाइम, ठीक है? वो आपको एक बार से देख लेना है, रिवाइज़ कर लेना है कि उनमें आपने क्या गलतियाँ की थी, जो गलतियाँ आपको एग्ज़ाम में नहीं दोहरानी है, और उसके बाद ही नए मॉक टेस्ट लगाने हैं, ठीक है? और इस टाइम पे जो है आपको मेक श्योर करना है कि आप न्यू कॉन्सेप्ट्स को ना समझने जाएँ, ठीक है? न्यू कॉन्सेप्ट समझने से अच्छा है, बेहतर है कि आप चीज़ों को रिवाइज़ करके जो आपने पढ़ा है अभी तक, उनको आप और बेहतर बनाएँ, ठीक है? प्रैक्टिस करें, ठीक?
और सपोर्टिंग पोर्शन पे थोड़ा बहुत बढ़िया तरीके से काम करें, ये चीज़। और अगर बात करें स्ट्रेटेजी की, तो भाई स्ट्रेटेजी आप प्लीज़ प्रीवियस वाले वीडियो को जाके देख सकते हैं, और मैं उसका लिंक भी ऐड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाके वहाँ पे भी देख सकते हैं, ठीक है। तो उस वीडियो को आप जरूर से देखना, वो आपको बहुत हेल्प करेगा अपने टाइम मैनेजमेंट को सॉल्व करने में, कि आपको ये 25 दिन किस तरह से यूज़ करने हैं, ठीक है। इसके साथ साथ हम बात करते हैं कुछ स्पेशल नोट्स की। तो कुछ स्पेशल नोट्स में है कि इस टाइम पे जो है आपको ज़्यादा वेंडर ऑफ नहीं होना है। आपको ये नहीं कि आप घूमने का मतलब ये नहीं कि मतलब फिजिकली घूम रहे हो, आपको मेंटली ज़्यादा घूमना नहीं है। मेंटली इन द सेंस ऑफ कि ऐसा नहीं है कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम प्रिपरेशन करते हैं तो हम अल्टरनेटिव्स खोजते हैं। अल्टरनेटिव्स मीन्स कि लेट्स से कि हमने बीएमसी पढ़ा, ठीक है, मैंने बीएमसी किसी एक सोर्स से पढ़ लिया, लेट्स से सिविल बूस्टर से मैंने पढ़ लिया। तो बहुत बार ऐसा होता है ना कि बीएमसी अगर सिविल बूस्टर से पढ़ लिया तो हमारे मन में आता है कि यार यहाँ से तो पढ़ लिया, एक काम करते हैं, वो एक और सोर्स रखा हुआ है, एक और चीज़ मेरे पास, एक और बुक है, मैं एक काम करता हूँ उससे भी पढ़ लेता हूँ, तो बीएमसी और अच्छा हो जाएगा मेरा। ये चीज़ आपको अच्छी चीज़ ये चीज़ अच्छी नहीं है, क्योंकि ये कहीं न कहीं आपका समय बर्बाद करेगी सिर्फ़ एक सब्जेक्ट के लिए। और ये ज़्यादा बेहतर है कि आप जो है एक किताब को 10 बार पढ़ें, ठीक है? ये ज़्यादा बेहतर है, इसके अलावा कि आप 10 चीज़ों को एक-एक बार पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो आप कोशिश करें कि आप 10 चीज़ों को एक-एक बार पढ़ने से बेहतर है कि आप एक चीज़ 10 बार पढ़ के उसको याद कर लें, अच्छी तरह से बैठा लें, ठीक है? तो वही चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि आपको अल्टरनेटिव्स के लिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा वेंडर ऑफ नहीं होना है। और यूट्यूब पे, क्योंकि हम सभी को पता है कि बहुत सारा सोर्स है, ठीक है? बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, तो वहाँ पे जो है कहीं न कहीं हमारे मन में आता है कि अरे इन सर से पढ़ लिया, अब इन सर से भी एक बार देख लेते हैं, कहीं इनसे कुछ छूटा हुआ हो। और कहीं न कहीं हमेशा एक आध चीज़ ऐसी ऊपर-नीचे मिल जाती है, तो वो चीज़ लगता है कि अरे हमने, बट वो चीज़ उतनी वैल्यू नहीं रखती, ठीक है? क्योंकि ओवरऑल जो है आपको एक लिमिटेड सोर्स पे रिलाय करना चाहिए, जिसको आप बार-बार रिवाइज़ कर सको और अपने आप को बेहतर बना सको, ठीक है? अगर इस तरह से आप घूमते रहोगे तो आप बस घूमते ही रह जाओगे, भटकते रह जाओगे, और आप कभी भी जो है एक प्रॉपर रिज़ल्ट पे नहीं पहुँच पाओगे, क्योंकि चीज़ें बहुत सारी हैं जो आपको हमेशा कुछ न कुछ नई मिलती रहेंगी, ठीक है? और इस टाइम पे क्योंकि आपके पास सिर्फ 25 दिन बचे हैं, तो ज़्यादा ओवरथिंक नहीं करना है। ये नहीं सोचना है कि अरे मैंने ये चीज़ नहीं पढ़ा, वो चीज़ नहीं पढ़ा, क्योंकि ये चीज़ें कहीं न कहीं आप पे सिर्फ स्ट्रेस डालेंगी, और आपकी जो इफ़ेक्टिविटी है, एफिशिएंसी है, वो घटा देगी। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप ज़्यादा ओवरथिंक ना करें, जिससे कि आपकी एफिशिएंसी बनी रहे, और आप जो है पढ़ाई अच्छी तरह से कर सकें, ठीक है? तो आपको फ़ोकस करना है कि आप क्या पढ़ चुके हो। इस चीज़ पे ना फ़ोकस करें कि आपने क्या नहीं पढ़ा है, क्योंकि वो ओवरऑल आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ स्ट्रेस ही देने वाला है, ठीक है? तो ये बात थी इस वीडियो में। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, और जिन भी भाइयों ने, दोस्तों ने अभी तक पुराना वीडियो नहीं देखा आरबीजे वाला, वो देख सकते हैं। उससे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल सकती हैं, ठीक है? तो ये था आज की वीडियो में। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, तो आप वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। आप व्हाट्सएप ग्रुप से ज़रूर जुड़ें, क्योंकि वहाँ पे और भी बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो जुड़े हुए हैं और प्रिपेयर कर रहे हैं। तो वहाँ पे जो है कहीं न कहीं एक हेल्दी रिलेशनशिप बनता है, एक हेल्दी कहीं न कहीं जो है कॉम्पिटिशन जो है बनता है, जिससे कि आप जो है और ग्रो कर सकते हैं, और एक बेहतर इंटरैक्शन फ़ॉर्म होता है मेरे और आपके बीच में। तो आप मेक श्योर करें कि आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप से ज़रूर से जुड़ें, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल से भी ज़रूर से जुड़ें। लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन। थैंक यू।